ये आपको 12 वोल्ट बैटरी की भी ना सीधे 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 C3 आपका बैटरी से जुड़ा हुआ है। इन सबको अगर आप हटा भी दो तो भी C3 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। C3 इंडिपेंडेंटली बैटरी से कनेक्टेड है। तो C3 पर चार्ज कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना भी इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 12 आ गया। अब आपको निकालना है C1 और C2 पर। C1 और C2 पर आपको फाइंड करना है C1 और C2 है सीरीज में। C1 और C2 पर आपको दोनों पर अलग अलग चार्ज फाइंड करना है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सब पर सेम होता है। तो पहले आपने इनका इक्विवेलेंट फाइंड करना होगा। कितना है इनका इक्विवेलेंट? 3 माइक्रोफेरेड, क्योंकि दोनों 6 माइक्रोफेरेड हैं। 6 माइक्रोफेरेड ईच, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 माइक्रोफेरेड। अब इस 3 माइक्रोफेरेड पर चार्ज आप फाइंड कर लीजिए। जितना चार्ज इस 3 माइक्रोफेरेड पर है वही चार्ज है इनमें से हर एक कैपेसिटर पर। ध्यान रखिएगा, पैरेलल में चार्ज फाइंड करना आसान है, क्योंकि सारे ही कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज फाइंड करने के लिए कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया चार्ज। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आपको चार्ज फाइंड करना ऑन ईच कैपेसिटर, तब पहले आप सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड कीजिए। पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट, उस इक्विवेलेंट के अक्रॉस देखना है आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। इक्विवेलेंट के अक्रॉस आपको देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जरूरी नहीं कि हमेशा ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही हो, कुछ और कंडीशंस भी बन सकती हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाला इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के अक्रॉस आपको जांचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जितना भी चार्ज है यही चार्ज आना है ऑन ईच कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां आपके पास 6 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड दोनों सीरीज में है। दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? दोनों का इक्विवेलेंट है 3 माइक्रोफेरेड। अब C1 और C2 पर जो चार्ज होगा वो उतना ही है जितना चार्ज इनके इक्विवेलेंट 3 माइक्रोफेरेड पर आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है? चार्ज ऑन ईच C1 एंड C2 इक्वल्स चार्ज ऑन देयर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो Q1 इक्वल्स Q2 इक्वल्स कितना बनेगा? 3 माइक्रोफेरेड। और 3 माइक्रोफेरेड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना देखिए जरा। 3 माइक्रोफेरेड का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। ठीक है, 36 माइक्रोफेरेड। ये 36 माइक्रोफेरेड C1 पर भी है और यही 36 माइक्रोफेरेड C2 पर भी है। सॉरी, नॉट माइक्रोफेरेड, माइक्रोकूलम। C3 और दो जितने भी आ रहे हैं, अगर मान लो 4 भी होते कॉम्बिनेशन में, तो चारों पर उतना ही चार्ज होता है जितना चार्ज आपने इसके इक्विवेलेंट के ऊपर फाइंड किया है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या है देख लो जरा ध्यान से। एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की कैपेसिटी कितना है? 10 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है कितना? 50 माइक्रोकूलम। और दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ऑब्वियसली इसके ऊपर कितना होगा? नेगेटिव ऑफ 50 माइक्रोकूलम। उसके बाद क्या किया, इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स है।
मतलब जो पॉजिटिव प्लेट थी उसे कनेक्ट किया है निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और जो ऑलरेडी नेगेटिव थी उसे कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। और कितने वोल्ट दिए हुए इसके? 10 वोल्ट। बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है। ठीक है, तो क्या होने वाला है देखिए, जो पहले जो इनिशियली यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में है, वो एक्सिस इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चले गए, ये पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल के बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स अभी लगातार फ्लो करते रहेंगे और अल्टीमेटली ये प्लेट हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज और सामने वाली प्लेट हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अब ये कितना कितना चार्ज होगा, ये कितना कितना चार्ज होगा क्यू डैश, और ये कितना चार्ज होगा क्यू डैश। सिंपल सी बात है, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर व्हेन इट इज कनेक्टेड टू बैटरी कितना है, C इंटू वी। कैपेसिटी इसकी कितनी गिवन है, 10 माइक्रोफेरेड, और कितने वोल्ट पर कनेक्टेड है, अब ये 10 वोल्ट पर कनेक्टेड है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 100 माइक्रोकूलम। अब 100 माइक्रोकूलम तो बैटरी ने चार्ज दिया अपोजिट डायरेक्शन में, और जो 50 माइक्रोकूलम था वो पहले ही था, उसे भी तो बैटरी ने फ्लो कराया। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम अब चार्ज करने के लिए, 50 माइक्रोकूलम पहले वाले को डिस्चार्ज करने के लिए, 150 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज का फ्लो बनेगा। 5 कैपेसिटर आपको गिवन है, फाइव कैपेसिटर्स, और इन्हें कंबाइन किया है, कनेक्ट किया है बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। ऑल द 4 कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल, 5 कैपेसिटर्स। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज किया। क्या चेंज किया, ये कनेक्ट कर दिया और यहां से ये कनेक्ट कर दिया। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटी बतानी है और फिर फाइनल चार्ज फाइंड करना है। ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये वाले सिंपल कंडक्टिंग वायर्स हैं ये सब। ये तो अब इसकी नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या बनेगी, जिन दो पॉइंट्स के बीच कंडक्टिंग वायर जुड़ा है उन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। अगर आप इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहें तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट बनाऊं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, क्योंकि ये कंडक्टिंग पॉइंट से, कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं। हाँ जी, सही बता रहे हैं। ये यहाँ कंडक्टिंग वायर जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो इसके बीच में आप कैपेसिटर लगा दो, रेजिस्टर लगा दो, हाथी लगा दो, घोड़े लगा दो, कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये कैपेसिटर आपके अनइफेक्टिव है। इसी तरह से ये दो कैपेसिटर भी आपके कैसे हैं, अनइफेक्टिव। अगर इस पूरे सर्किट को आप रीड्रॉ करने लगे तो सिंपली देखिए ध्यान से, ये बीच वाला सी सीधे पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और यहां से कैसे जुड़ा हुआ है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू नेगेटिव से। तो केवल आपके पास कंडीशन क्या बचती है, ये कंडीशन बचती है, और कुछ भी नहीं है। इन दोनों को क्यों हटा दिया, क्योंकि ये सीधे सीधे दोनों ही पोटेंशियल, दोनों ही सिरे इस कॉम्बिनेशन के दोनों ही एंड्स सेम पोटेंशियल पर है, कॉम्बिनेशन काम ही नहीं करेगा।
ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। सीरीज कॉम्बिनेशन के दोनों एंड्स, दोनों सिरे सेम पोटेंशियल पर है, इसका कोई काम यहां नहीं रह गया, इसका कोई काम नहीं रह गया, केवल सी कैपेसिटर रह गया। तो कैपेसिटी सी है इक्विवेलेंट, और चार्ज कितना होगा Q इंटू वी वोल्ट आपको गिवन है। 1 2 3 4 कैपेसिटर हैं, 12 माइक्रोफेरेड ईच, 12 माइक्रोफेरेड ईच, और ये बैटरी 12 वोल्ट है। इसमें से आपको पूरे सर्किट पर कितना चार्ज है ये फाइंड करना है, और अलग अलग कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज है ये भी आपको फाइंड करना है। लिख लीजिए ये C1 C2 C3 C4। सिंपल सी बात है, C1 C2 C3 ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो 12 12 12 3 बार जुड़ गया तो रह गया 4, ठीक है। अब यहां केवल रह गया कितना, 4 माइक्रोफेरेड। उसके बाद ये 12 माइक्रोफेरेड जो का त्यों बना दिया आपने, और इसके साथ बैटरी कितना, 12 वोल्ट की बैटरी। अब क्या रहा, 4 माइक्रोफेरेड 12 माइक्रोफेरेड कैसे है, पैरेलल में है, तो इनका कुल मिलाकर के कितना हो गया, 16 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी हो गई, और 12 वोल्ट के साथ में ये कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर चार्ज कितना आ गया, 16 माइक्रोफेरेड इंटू 12 वोल्ट, जो भी आंसर आ जाए। अब बचो, अब आपको चाहिए कि इनमें से अलग अलग हर एक कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज है, जरा इसे फाइंड करके दिखाओ। देयर आर टू कैपेसिटर्स X and Y connected to a battery of 12 volt. X and Y. The area of plates of X equals area of plates of Y. Distance between the plates of X equals distance between the plates of Y. X has air और Y में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, क्या, Y has a medium of epsilon r equals 5। मीडियम भरा हुआ है जिसका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी 5 है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज रेशियो। अब आपको ये बताना है कि इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 का रेशियो फाइंड करना है आपको यहां, और एनर्जी स्टोर्ड VX और VY का रेशियो फाइंड करना है, UX एंड एनर्जी स्टोर्ड ऑन X, एनर्जी स्टोर्ड ऑन Y, इनका रेशियो आपको फाइंड करना है, ठीक है। इसमें अभी तो रेशियो फाइंड कराया गया है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज इनसफिशिएंट है। अगर कैपेसिटी दी होती तो फिर आपसे इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कराई जा सकती है, ठीक है। तो अब देखिए जरा ध्यान से आप, कैपेसिटी ऑफ X कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाय कैपेसिटी ऑफ Y इक्वल्स
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, बाकी सब सेम है, ए एक्स ए वाई सेम है, डी एक्स डी वाई सेम है, एप्सिलॉन नॉट आया, तो सिंपल सी बात है सी वाई इक्वल्स 5 टाइम्स सी एक्स, क्योंकि एप्सिलॉन आर आपको गिवन है 5, 5 गुना हो गया, सिंपल सी बात है। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं जिसमें डाइलेक्ट्रिक आपने डाल दिया, तो जितना इसका रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, परमिटिविटी, उतने ही गुना इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहां से आपका रिलेशन क्या निकल कर आया, सी एक्स बाय सी वाई इक्वल्स 1:5। बस इसी से सब कुछ निकल जाएगा, इसी से सब कुछ निकल जाएगा। याद रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमेशा सेम होते हैं, चाहे कुछ भी हो, कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्यू एक्स इक्वल्स क्यू वाई, कितना, सी एक्स वी वन, सी एक्स वी एक्स, और ये सी वाई वी वाई। सी एक्स बाय सी वाई इक्वल्स वी वाई बाय वी एक्स। सी एक्स बाय सी वाई कितना है, ऑलरेडी आपने फाइंड कर लिया, कितना है 1/5। तो सिंपल सी बात है वी एक्स इज टू वी वाई इक्वल्स 5:1, 5:1 का रेशियो है। और क्योंकि यहाँ आपको 12 वोल्ट गिवन है, तो आप V1 और V2 की न्यूमेरिकल वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, 2 5 आ जाएगी, समझ गए। Vx आपका निकल कर आएगा कितना, 2 वोल्ट, और Vy कितना फाइंड होगा, 10 वोल्ट। अब आपको चाहिए इनकी स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी Ux पर कितनी हुई, हाफ Qx Vx Qv। अच्छा अच्छा, उल्टा हो गया है, 5:1 रेशियो है, तो Vx 10 आएगा और ये 2 वोल्ट था। और Uy कितना होगा, हाफ Qy Vy। रेशियो इनका कितना बनेगा, Ux इज टू Uy इक्वल्स Vx इज टू Vy। कितना आया Vx इज टू Vy, कितना आया है 5:1। ये आपका आंसर हो गया 5:1, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं पहले ही, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट बदला हुआ है। बैटरी है जिसका वोल्टेज आपको गिवन है 6 वोल्ट, एक कैपेसिटर है C1 और इसकी कैपेसिटी गिवन है 1 माइक्रोफेरेड, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। और यहां एक स्विच लगा है S, और इस स्विच के बाद एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है C2, इसकी कैपेसिटी भी 1 माइक्रोफेरेड है। Initially switch S is closed. S is closed for some time. कुछ देर के लिए S को क्लोज कर दिया गया, ठीक है। Then S is opened. इसे देखो इस टाइम ओपन कंडीशन है, ये क्लोज का मतलब ये यहां जोड़ दिया लीफ को। अभी एक ऐसी कंडीशन है, ओपन कंडीशन है। पहले क्लोज किया फिर ओपन कर दिया। उसके बाद आपने क्या काम किया है
उसके बाद आपने दोनों में ही, इन दोनों में ही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया, दोनों में ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंसर्ट कर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3। अब आपको बताना है, चेंज बताना है, चेंज क्या हुआ, दोनों कैपेसिटर पर चार्ज में क्या चेंज हुआ, दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंज हुआ, और ऑब्वियसली इससे पहले हमें फाइंड तो करना ही पड़ेगा कि दोनों की कैपेसिटी में क्या चेंज हुआ। ये कुछ भी नहीं है, ये वही है जिसे आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या? इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहां क्वेश्चन जो आपको बनाया गया है, उस क्वेश्चन में कुल मिलाकर क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर जब किया है, इनमें इंसर्ट किया है, तब इस C1 के लिए, इस C1 के लिए बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। कंडीशन C1 के लिए क्या है? बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। लेकिन C2 आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से पहले यहां स्विच ओपन कर दिया, तो अब C2 का बैटरी के साथ कनेक्शन टूट गया। एक जगह से टूट गया तो समझो दोनों जगह से टूट गया। तो सेकंड वाले कैपेसिटर के लिए क्या कंडीशन है? बैटरी इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर। सिंपल सी बात है, वही सब कुछ है। C1 के लिए बैटरी कैप कनेक्टेड, अब बैटरी कैप कनेक्टेड है, तो जब तक बैटरी कनेक्टेड है तब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, चाहे बैटरी कनेक्टेड हो चाहे बैटरी कनेक्टेड ना हो। कैपेसिटी को बैटरी से कोई मतलब नहीं। कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉडी की, बैटरी लगी हो या न लगी हो। एक गिलास में अगर 200 ग्राम दूध आता है तो चाहे उसमें दूध है या नहीं है, वो उसकी कैपेसिटी 200 ग्राम ही है, चाहे उसमें है तो कुछ या नहीं है। तो कैपेसिटी को बैटरी कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड से कोई मतलब नहीं। दोनों ही केस में कैपेसिटी आपकी 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। C1 की कैपेसिटी भी 3 माइक्रोफेरेड हो जाएगी, C2 की भी 3 माइक्रोफेरेड। C1 में क्या कांस्टेंट रहेगा? वोल्टेज। तो चार्ज इसका बढ़ जाएगा, Q इज इक्वल टू न्यू, जो भी नई कैपेसिटी, इंटू वोल्टेज कांस्टेंट। लेकिन C2 से जब आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, तब इस पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाय C। नया C 3 गुना हो गया, तो चार्ज इसका, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 रह जाएगा, 2 वोल्ट रह जाएगा। कब? जब आपने कैपेसिटर इंक्रीज करा। इसी तरह से आप फाइंड कर लीजिए एनर्जी। एनर्जी फाइंड करने के लिए यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हाफ CV² लगा लीजिए। इस बार कैपेसिटी कितनी लेनी पड़ेगी? 3 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज कितना? 6 वोल्ट। यहां आपका वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज कांस्टेंट है, Q²/2C लगा लीजिए। चार्ज ऑलरेडी आपने फाइंड कर रखा है, कैपेसिटी आपने फाइंड कर ली, Q²/2C से इस पर नई एनर्जी फाइंड कर लीजिए। जाहिर सी बात है, कम आएगी एनर्जी, है ना? कहां से ली जाती है एनर्जी? ये इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आयनाइज, वो सॉरी पोलराइज करने में, यहाँ एनर्जी ज्यादा आएगी। हुआ तो यहाँ भी वही, लेकिन सोर्स कनेक्टेड था तो सोर्स से और एनर्जी आकर के यहाँ कुल मिलाकर एनर्जी इंक्रीज हो गई। एक कैपेसिटर चाहिए, मतलब आपको डिजाइन करना है अ कैपेसिटर, कैपेसिटर ऑफ 50 पिकोफेरेड, जिसकी कैपेसिटी 50 पिकोफेरेड होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वोल्टेज रेटिंग चाहिए आपको 1 किलो वोल्ट, मतलब 1000 वोल्ट तक भी ये खराब ना हो। ठीक है, और इसमें आपको एक मीडियम लगाना है। मीडियम है जिसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
10⁻7 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, मतलब यह है कि 10⁻7 वोल्ट पर मीटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने लगा दिया तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ये कंडक्टर बन जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देता है। इसे हम डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक यही है, राइट। साथ में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि फॉर अ सेफ्टी, फॉर ए सेफ्टी पॉइंट, मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर टू एक्सीड 10% ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 10⁻7 वोल्ट तक झेल सकता है, लेकिन फिर भी हमें क्या काम करना है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से हो कि उसके प्लेट्स के बीच डेवलप होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस 10⁻7 वोल्ट पर मीटर का बस 10% ही रहे। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि कितनी एरिया प्लेट्स का लेना पड़ेगा 50 पिकोफैरेड्स के लिए, करेक्ट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के A बाय डी, ये आपका कुल मिलाकर के फॉर्मूला होता है जब आपने पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर को, ठीक है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। एरिया यहां आपको फाइंड करना है, करेक्ट। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोलो, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में, प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं होता यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, क्योंकि 2 फील्ड है इसलिए 2 नहीं आता है, डबल हो जाता है। सिंगल प्लेट का होता है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी भरा हुआ है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। सिग्मा कितना डिवाइड है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला था हमारे पास, कितना, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल। निगेटिव साइन में छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव साइन तो केवल फॉल ऑफ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका ये, इसकी प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और सरफेस के बीच में कितना है, ये डिस्टेंस D है। तो इस dV को लिखेंगे हम V, और dr को क्या लिखेंगे, D। तो कुल मिलाकर आपका Q बाय एप्सिलॉन नॉट के ए इक्वल्स क्या बचा, V बाय D। क्वेश्चन समझिए फिर से, एक आपको कैपेसिटर डिजाइन करना है जिसकी कैपेसिटी हो 50 पिकोफैरेड, और इसकी वोल्टेज रेटिंग, यानी कितने वोल्ट पर इसे यूज करना है आपको, 1000 वोल्ट पर आपने इसे यूज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना होना चाहिए, 10% ऑफ 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, मतलब 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। आपको पता करना है कि कितना एरिया चाहिए कैपेसिटर को बनाने के लिए। C इज इक्वल्स टू
एप्सिलॉन नॉट के बाय डी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए आपको फाइंड करना है के डी। तो अब यहां से बात के आपको कितना गिवन है, जो डाइलेक्ट्रिक आपने भरना है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3 है। ए आपको फाइंड करना है। सी कितनी है, सी कितना है 50 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.856 या 86 ले तुम है, 854 को 856 ले 86 ले लिया इंटू 10⁻⁻12। एरिया आपको फाइंड करना है, के कांस्टेंट के हो गया। अब बात रही डी की, ये डी आएगा आपका कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। E इज इक्वल टू क्या है V बाई डी। तो यहां से D इज इक्वल टू कितना बनेगा बताओ, V बाई ई। तो D 1000 वोल्ट पर आपको इसे यूज करना है। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैक्सिमम बनाना है इसके अंदर, 10⁻6 वोल्ट। तो D कितना हो गया 10⁻³ मीटर। अब यहां से आप फॉर्मूला ले लीजिए, क्या 50 इंटू 10⁻12 इक्वल्स 8.86 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया आपको चाहिए, के की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू कितनी है 10⁻³ बस यहां से आपको ए फाइंड करना है। ठीक है, कर लीजिए।